मम्मी जी, आपसे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मेरा मूड मत ख़राब किया करो। आज मेरे ऑफिस में पार्टी है और आप सुबह सुबह फालतू की बातें लेकर बैठ गई। पहले ही ऑफिस के काम की कितनी टेंशन रहती है और आपका रोज़ रोज़ का यह ड्रामा शुरू हो जाता है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आने दीजिए अमित को। आज मैं शाम को उससे बात करूँगी। अब मैं और आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। कम से कम अलग रहूँगी तो फालतू की बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। काम के लिए फुल टाइम मेड रख लूँगी। अंकिता ने अपनी सास पर सारा गुस्सा निकाल दिया। उनकी गलती बस इतनी थी कि उन्होंने अपनी बहू से सिर्फ इतना कहा कि बहू, अब तुम्हारी शादी को 7 साल हो चुके हैं, अब तो बना दो हमें दादा दादी। हमारा भी मन करता है कि कोई हमें दादा दादी बोले और हम उसके साथ सारा दिन खेलते रहें, लेकिन अंकिता को अपनी सास की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने उन्हें इतना कुछ सुना दिया। अपनी बहू की बातें सुनने के बाद सुशीला जी बोली कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी। यह तुम्हारा निजी फैसला है, बस मन में आया तो मैंने बोल दिया। आगे से मैं ध्यान रखूँगी। तुम लोगों को घर छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और यह सब अमित से मत कहना। वह बेचारा शाम को थका हुआ घर आता है ऑफिस से और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे कोई टेंशन हो। उसे कोई टेंशन मत देना, तुम खाओ पियो मस्त रहो। अंकिता ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, आपका क्या मतलब है मम्मी जी कि अमित की चिंता सिर्फ आपको ही है और मैं उसे हमेशा टेंशन देती रहती हूँ। घर का कोई काम तो आपसे ठीक से होता नहीं और दूसरों को सिखाने चली हैं। जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ घर, तब भी सारा किचन फैला हुआ होता है और कुछ भी उल्टा सीधा बनाकर आप रख देती हैं। और अगर ऐसे में बच्चा हो गया तो उसका ध्यान क्या आप रखेंगी? सुशीला जी बोली कि हाँ, क्यों नहीं, मैंने 3-3 बच्चे पाले हैं। यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन भी कम उम्र में ही विधवा हो गई थी, तो उसके भी दोनों बच्चों को मैंने ही पाला है, तो क्या मैं अपने पोते पोतियों को नहीं पाल सकती? और जहाँ तक रसोई घर की बात है, तो मुझे रसोई की कुछ मशीनें चलानी नहीं आती, तो वह काम मैं हाथ से कर लेती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा फैल जाता है। मम्मी जी, आप मुझसे बहस तो कीजिए ही मत। अब मैं ऑफिस जाऊँ या नहीं? मैले कपड़े मशीन में हैं, उन्हें धो के सुखा देना और बाकी घर के काम तो आपको पता ही हैं जो भी करने हैं। अंकिता ने अपनी सास सुशीला जी को गुस्से में बोला। ठीक है बेटा, मैं सब कर लूँगी, तुम आराम से ऑफिस जाओ, सुशीला जी ने जवाब दिया। इन दोनों की सारी बातें सुशीला जी के पति दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन रहे थे। सुशीला जी अपने पति से आंखें चुराते हुए कमरे में आई और बिस्तर ठीक करने का दिखावा करने लगी, लेकिन उनके पति गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने गुस्से में सुशीला जी से पूछा कि मेरी तरफ देखो, तुम तो कहती थी कि बहू मुझसे कोई काम नहीं करवाती है, मैं खुद ही अपनी मर्जी से सारा काम करती हूँ ताकि बुढ़ापे में हाथ पैर चलते रहें। रोज़ तुम बीपी की, पैर दर्द की दवाई खाती हो और अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्यों इतनी जल्दी जल्दी काम करती हो, ताकि बहू के आने से पहले ही सारा काम खत्म हो जाए और वह तुम्हें कुछ बोले नहीं। तुम हमेशा से मुझसे झूठ बोलती रही कि बहू तो बच्चा चाहती है, लेकिन मैंने ही उसे मना किया है कि अगर इतनी जल्दी बच्चा हो गया तो तुम भी मेरी तरह घर गृहस्थी में पड़ जाओगी, जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगी। लेकिन सच तो यह है कि बहू कभी बच्चा चाहती ही नहीं थी। तुम हमेशा से सारी बातें मुझसे छिपाती रही और मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, लेकिन तुम हमेशा मना कर देती थी कि बहू मेरे बिना कैसे घर संभालेगी, उसे घर पर मेरे बिना अच्छा नहीं लगता। वह तो ऑफिस से आते ही पूछती है कि मम्मी जी कहाँ हैं, मम्मी जी कहाँ हैं। लेकिन सच तो यह है कि उसे आते ही घर पर एक नौकरानी चाहिए उसकी सेवा के लिए, और अगर कोई काम तुमसे गलत हो जाए तो मालकिन की तरह तुम पर रौब झाड़ती है। तुम उसे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अपने पति की यह सारी बातें सुनकर सुशीला जी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली कि मैं नहीं चाहती थी कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो।
और मैं हमेशा से बस यही चाहती थी कि रिश्ते बिगड़े नहीं, इसीलिए मैं हमेशा झुकती रही। और जब दूसरों के घर में लड़ाई झगड़े होते देखती थी तो मैं सोचती थी कि मैं अपने घर में ऐसी नौबत कभी भी नहीं आने दूंगी। लेकिन मेरी यह सब करने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने तो बहू को हर तरह से समझा कर देख लिया, प्यार से भी और छुप कर भी देख लिया, लेकिन वह किसी भी हाल में समझने को तैयार ही नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि बड़ों की इज्जत कैसे करनी है और किससे क्या बोलना है और क्या नहीं। मैं बस इतना कुछ इसीलिए सहती रही ताकि हमारा बेटा हमसे दूर ना हो। वह शाम को थका हुआ घर पर आता है तो उसके सिर पर हाथ फेरकर मेरे दिल को जो सुकून मिलता है वह मैं गंवाना नहीं चाहती थी। अगर मैं भी बहू की तरह झगड़ा करने बैठ जाती तो हमारा बेटा हमसे दूर हो जाता और मैं तो जीते जी मर जाती। आपको पता है ना कि 2 बेटियों के बाद हमने कितनी मन्नत से अमित को मांगा था। इसीलिए आपको नहीं बताया कि अगर आपको पता चलता तो आप मुझे इस हाल में यहाँ कभी नहीं रहने देते, क्योंकि मैं जानती हूँ आपका स्वभाव। यह सब बातें सुनकर उनके पति बोले कि तुमने जितना अपमान और दुख सहना था सह लिया, बस अब और नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। अगली सुबह अंकिता मम्मी जी कहाँ पर हैं आप, यह बोलकर पूरे घर में चिल्ला रही थी। और सुशीला जी सुंदर सी साड़ी पहन के माथे पर बिंदी लगाकर कमरे से बाहर आई तो अंकिता बोली, आपको क्या हो गया है मम्मी जी, इस उम्र में यह सब क्या है। इतना सज धज कर आप कहाँ जा रही हैं, और आज आपने घर का कोई काम भी नहीं किया। आपको पता है ना कि मुझे ऑफिस जाना है। जल्दी से मेरा नाश्ता बना दो। आज से खाना तुम बनाओ या फिर कोई नौकरानी रखो, मुझे कोई मतलब नहीं है। पर सुशीला जी आज से घर का कोई काम नहीं करेंगी। पीछे से गरजती हुई आवाज़ में सुशीला जी के पति बोले। अपने ससुर जी के मुंह से ये शब्द सुनकर अंकिता के मुंह में दही जम गई। और हाँ, मैं और सुशीला जी 1 महीने के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। आने के बाद खबरदार जो सुशीला जी को कोई ऑर्डर दिया या फिर उनका अपमान किया तो अपने लिए दूसरे घर का इंतज़ाम कर लेना। यह घर भले ही हमने तुमसे पूछकर तुम्हारे हिसाब से बनवाया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस पर मेरा और सुशीला जी का कोई हक नहीं है। यह मत भूलना कि यह घर अभी भी हम दोनों के नाम पर ही है। यह सारी बातें सुनकर अमित कमरे से बाहर आया तो उसने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी। मम्मी पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि घर में ये सब चल रहा है और ना ही मैंने कभी ध्यान दिया। आप लोग आराम से घूमने जाइए और मम्मी की फेवरेट जगह केरला ज़रूर जाना। अमित अपनी माँ के गले लग गया। इन सब के बाद अंकिता किसी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। दोस्तों, कहानी अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नसीब का लिखा। किसी गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहा करता था। पंडित आजू बाजू के सारे ही गांवों में बहुत प्रख्यात था और इसी वजह से धनवान भी। पंडित का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहता था, क्योंकि पंडित को कोई बेटा था नहीं और एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव में एक श्रीमंत के लड़के से हो चुका था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी। लेकिन चंद सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया था। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफ़ी दुखी होती थी और अक्सर पंडित को कहा करती थी, तुम जाकर उनकी मदद कर आओ। पंडित हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है।
हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, जो उनके नसीब में नहीं है वह उन्हें नहीं मिल पाएगा। पंडित की ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफ़ी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन धान्य दिया है उसका क्या करेंगे? हमें कोई और औलाद भी तो नहीं है, ले देकर एक यही बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि पंडित अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी और वह यह पहले से ही जानता था कि वह चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में यह समय आने वाला ही था और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके पंडित के बेटी और दामाद उसके घर पर आए। पंडित ने और उसकी बीवी ने दोनों ने खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत ना हुई, इसीलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है। पंडिताइन से रहा नहीं गया और बिना पंडित की इजाज़त के उसने चोरी छिपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसीलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं में छिपे सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपने बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी चलती थी। पैसे ना होते तो और चीज़ों की लेन देन से भी व्यवहार होता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसों की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़े दूर ही चले थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल भी चलने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक टांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी टांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन टांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए पंडिताई ने जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उस टांगे वाले को दे दिए। टांगे वाला बूंदी के लड्डू को लेकर वहाँ से चला गया। टांगे वाला अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़ी भरने वाला है, इससे अच्छा मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था, उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलवाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहाँ पर उस टांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को टांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए, ताकि वह खराब ना हो जाएं, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह लड्डू कब बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया
और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने जब पंडिताइन से उसके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बताया और पंडित से उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफ़ी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी भी नहीं छोड़ेगा। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उसके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। खिड़की के पास खड़ी सिमरन सोच रही थी, भाई दूज आने वाली है, पर इस बार न तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही और न ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस सब कुछ ठीक हो। फिर वो अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मम्मी मुझे कैसे भूल गई इस बार। सास ने इजाज़त देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी कि सिमरन अपने पति के साथ मायके आ पहुंची, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला हुआ सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे दी। भैया भी ज़्यादा खुश नहीं दिखे। सिमरन ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़कर वापस चले गए, तब उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया, इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया, ऊपर से और समस्याएं आ गई, बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी न भेज सकी। सिमरन बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो कि सिमरन ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से बेटे के कॉलेज की फ़ीस, और परसों भाई दूज है, सिमरन को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता न करें, ये मेरी चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे सिमरन दीदी को त्योहार पर कुछ दे देंगे और कॉलेज की फ़ीस भी भर देंगे। सिमरन को यह सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ये क्या बातें कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने के लिए आती हूँ? वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर अपने पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद जब भी मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा, पर सिमरन हर बार यह कह देती कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं। पर आज उन पैसों की ज़रूरत उसके परिवार को है। सिमरन अगले दिन ही सुबह भतीजे के साथ बैंक गई और सारे पैसे निकलवा कर पहले भतीजे के कॉलेज की फ़ीस जमा की और फिर घर का ज़रूरी सामान खरीद कर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ पर 100 का नोट रखा। सिमरन मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। सिमरन बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख
ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती हैं। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी मुझे दौड़कर गले लगाती हैं, आप लाड लड़ाते हो, मुझे मेरा वही शगुन मिल जाता है। फिर अगले दिन सिमरन ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज पार करने के लिए कदम रखा कि भैया का फ़ोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप ही भीतर चली आती है। हर बहन बेटी की दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उसके अंदर एक अलग सी ताकत भर जाती है, जिससे उसके अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों का वो डट कर सामना कर पाती है। सिमरन के भैया की आंखों में खुशी के आंसू थे। स्वाति को ससुराल में आए हुए मात्र 1 महीना ही हुआ था। उसे लगने लगा था कि उनके परिवार में सभी सदस्य उसे पसंद नहीं करते। ससुर जी और पतिदेव ही थे जो उसे मान और प्यार देते। सासू माँ को लगता था कि वह एक गांव से आई हुई लड़की है, इसलिए वह पूरी तरह से गंवार है। लेकिन ऐसा नहीं था। पढ़ी लिखी होने के साथ साथ वह समझदार भी थी। उसका मानना था कि जिसे सीखने की चाह हो वह सब सीख सकता है। शहर के तौर तरीकों को अपनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी दिन बीत ही रहे थे। एक दिन उनकी सासू माँ उषा जी की सहेली घर पर आई हुई थी। उन्होंने बोला कि चाय बनाकर ले आए। खाली चाय लेकर आते हुए देख उषा जी ने तुरंत स्वाति को टोकते हुए बोला, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि चाय खाली नहीं लाई जाती है, उसके साथ कुछ स्नैक्स भी होनी चाहिए। मैंने किचन में बनाकर रखे हैं, बस गर्म करने हैं। जी मम्मी जी, मुझे पता है, पर मैं ओवन को चलाना नहीं जानती हूँ। क्या आप मुझे एक बार समझा देंगे? इतना कहना भर था कि उषा जी की सहेली खिलखिलाकर हंसने लगी। उषा, तुम अपनी बहू कहाँ से लेकर आई हो, जिसे आज के समय के दौर का ओवन चलाना भी नहीं आता है? इतनी गंवार बहू मिली तुम्हें? और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उषा जी का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि उनकी सहेली ने उनका मजाक जो बना दिया था। पर करती क्या, जैसे तैसे बात को संभालने लगी। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि तभी उन्होंने देखा स्वाति ट्रे में स्नैक्स लेकर आ रही थी। उषा जी की सहेली पूछे बिना न रह पाई, तुमने यह सब कैसे किया? तुम्हें तो ओवन चलाना नहीं आता है। आंटी जी, जब ये सब उपकरण नहीं थे तब भी सभी काम होते थे, बस वही सब किया मैंने, मुस्कुराकर वह बोली। उषा जी इम्प्रेस तो हुई, पर फिर भी सास थी, कुछ बोली नहीं। एक दिन स्वाति छत से नीचे आ रही थी तो उसकी सास ने उसे देखा और बोला, तुम छत पर क्या कर रही थी? माँ, मैं कपड़े सुखाने गई थी, पर उतने ढेर कपड़े थे, तुम्हें तो मशीन चलानी नहीं आती। फिर मैंने अपने हाथों से ही काम चला लिया माँ जी, कहकर मुस्कुराते हुए स्वाति नीचे आ गई। उषा जी चाहकर भी उसे कुछ ना बोल सकी, क्योंकि जहाँ आज की लड़कियों के 1000 नखरे हैं, वहीं इस तरह के काम तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। मन ही मन सोचने लगी, कुछ तो बात है इस लड़की में। अब धीरे धीरे सासू माँ का नज़रिया भी बदलने लगा था, लेकिन वो भी कुछ कुछ। एक बार स्वाति की ननद अपने बेटे को लेकर घर पर आई हुई थी। अचानक से उसके पेट में बहुत दर्द होना शुरू हो गया तो सभी लोग चिंतित होने लगे। रात का समय था। स्वाति ने काढ़ा बनाया और अपनी ननद को दिया पिलाने को। पहले तो सभी डर रहे थे, पर स्वाति की जिद और विश्वास देख बच्चे को पिला दिया। काढ़ा पीते ही थोड़ी देर में वह शांत हो गया, आराम से सो गया।
दूसरे दिन सुबह स्वाति की ननद बच्चे को डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने बताया कि इसे गैस की प्रॉब्लम थी। वही बात स्वाति ने भी बोली थी। डॉक्टर ने बोला चिंता की कोई बात नहीं है। घर आकर ननद बोली भाभी अगर आप नहीं होती तो मेरा बच्चा रात भर तड़पता रहता। हो सकता मैं और दवाइयाँ देती, पर जो इस काढ़े ने चमत्कार किया शायद ही कोई दवा कर पाती। धन्यवाद आपका। और आज से मैं घर पर आपको जो भी परेशानी होगी, खासकर नए उपकरण से संबंधित, उनसे रूबरू कराकर सिखाऊंगी। धन्यवाद दीदी, आपकी यह शिष्य तैयार है अपने गुरु से ज्ञान लेने को। सभी ठहाके लगाकर हंस पड़े। एक नई शुरुआत थी आज स्वाति के जीवन में। मीना एक बहुत ही पढ़ी लिखी और होशियार लड़की थी। पढ़ाई पूरी होते ही उसकी शादी उसके पसंद के लड़के से कर दी गई। मीना के परिवार में उसकी सास और एक ननद थी। मीना के पति के अलावा उसके ससुराल में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। एक दिन सब लोग खाना खा रहे थे, तभी मीना देखती है कि उसकी सास हाथों से चावल खा रही है। तो मीना ने अपनी सास से कहा, माँ जी आप हाथों से क्यों खा रही हैं? ये लीजिए माँ जी, चम्मच से खाइए। मीना की सास बोली, बेटा हम तो हाथ से ही खाना खाते हैं, हमें तो हाथ से ही खाना खाने की आदत है। तब मीना कहती है, आप हाथ से खाना खाती हो, आपको पता है हाथों में कितने कीटाणु होते हैं और वो सीधा हमारे पेट में जाते हैं। तब मीना की सास और ननद दोनों बोली, अब हमें मत सिखाओ कि हमें खाना कैसे खाना है। तुम पढ़ लिख कर आई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हम सब पर अपना रौब जमाओगी। मीना कुछ भी नहीं कहती और अपनी रोनी सी सूरत लेकर अंदर अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही बीतता रहा। एक दिन की बात है, मीना की ननद की सहेली का बर्थडे था, तो वो अपनी सहेली के बर्थडे में लहंगा पहनकर जाने लगी। तभी मीना ने अपनी ननद से कहा, दीदी ये बर्थडे पार्टी के हिसाब से आपको लहंगा भारी नहीं लग रहा, कुछ और पहन लेती। तभी मीना की ननद गुस्से से बोलती है, भाभी मैं तुम्हारे हिसाब से कपड़े पहनूं क्या? और हाँ भाभी, तुम इतनी पढ़ाई लिखाई मुझे मत सिखाओ। मीना प्यार से अपनी ननद को समझाती है तो ननद उसके कहने पर एक अच्छा सा पार्टी गाउन पहनकर जाती है और जैसे ही वो पार्टी में पहुंचती है तो सब उसकी ड्रेस की बहुत तारीफ़ करते हैं। मीना की ननद अंदर से बहुत खुश होती है। वह पार्टी ख़त्म करके अपने घर आती है और अपनी भाभी को धन्यवाद बोलती है कि आज तुम्हारी वजह से मेरे कपड़ों की बहुत तारीफ़ हुई, और वो दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं। एक दिन मीना की पड़ोसन सोसाइटी के कुछ कागज़ लेकर मीना के घर आती है, जिस पर मीना की सास के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। तभी मीना कहती है, पहले मैं ये कागज़ पढ़ूंगी, तभी मेरी माँ जी इन पर हस्ताक्षर करेंगी। फिर सास गुस्से से मीना से कहती है, अरे होंगे कुछ काम के, कर देती हूँ, तुझे ज़्यादा पड़ी है आगे कूदने की। और ये हमारी बहुत अच्छी पड़ोसन है, भरोसा है इन पर मुझे। सास बिना देखे उन कागज़ों पर अंगूठा लगा देती है और वो पड़ोसन उन कागज़ों को लेकर चली जाती है। कुछ दिन बाद उनकी सोसाइटी में कुछ काम चल रहा होता है, तभी मीना का घर भी कोई तोड़ देता है। जब पति ऑफिस में इसकी कंप्लेन करने गया तो उन्होंने बताया कि आपने ही तो हस्ताक्षर किए थे इस डॉक्यूमेंट पर, जिस पे लिखा था कि कॉलोनी के काम में आपका घर टूट सकता है। तब मीना का पति मीना पर चिल्लाता है, तुम पढ़ नहीं सकती थी क्या? फिर मीना की सास कहती है, बेटा मीना की कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती मेरी है। इसने तो बोला था पढ़ने को, पर मैंने ही अंगूठा लगा दिया था। वो मीना से भी माफ़ी मांगती है और मीना उन्हें माफ़ कर देती है। शौक, पापा अब तो आप रिटायर हो गए हैं, अकेले घर में क्या करेंगे? चलिए हमारे साथ रहिएगा, आपकी देखभाल भी होती रहेगी और आपका मन भी लगा रहेगा। बेटा मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यहाँ मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत यादें बसी हुई हैं।
तुम्हारी माँ पहली बार इस घर में बहू बनकर आई थी। तुम्हारा बचपन भी यहीं इसी आंगन में बीता है। मेरी पूरी ज़िंदगी भर के कमाए हुए रिश्ते यहीं से जुड़े हुए हैं। तुम लोग जाओ, तुम दोनों की नौकरी है, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर पापा, अब आपकी उम्र हो रही है, अकेले सब करना मुश्किल होता जाएगा धीरे धीरे। उम्र के साथ तकलीफ़ों में भी इजाफ़ा होने लगता है। हमारे साथ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ा घर और नए दोस्त भी बन जाएंगे वहाँ। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मेरा अभी मन नहीं है। कुछ दिन मैं अपने शौक़ से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। बच्चों को वापस लौटना था, इसीलिए वो पापा का आशीर्वाद लेकर निकल गए। पापा से बहुत आग्रह किया साथ चलने के लिए, पर वो नहीं गए। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। बच्चों का फ़ोन हालचाल पूछने के लिए रोज़ आ जाता था। कभी कभी वीडियो कॉल भी कर लेते थे ताकि देख सकें पापा कैसे हैं। शर्मा जी को खाना बनाने का बहुत शौक़ था। पत्नी के जल्दी निधन के कारण बच्चों का लालन पालन उन्होंने अकेले नहीं किया था, इसीलिए रसोई का काम अच्छे से उन्हें आता था। वो अकेले ज़रूर थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे रिटायरमेंट के बाद। उनके हिसाब से रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि नए सिरे से शुरू होती है। इसीलिए उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर एक से एक नए व्यंजन के वीडियोस डालने लगे। उनके वीडियोस को लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे थे। कुछ ही समय में उनके काफ़ी फॉलोअर्स बन गए। एक दिन आयुष उनके बेटे को इन वीडियोस के बारे में किसी दोस्त से पता चला तो वो बहुत नाराज़ हुआ कि इस उम्र में भी ये सब करने की क्या ज़रूरत है। पैसों की कमी है तो उससे मांग लेते। इतनी बड़ी कंपनी में वो काम करता है। वहाँ लोगों को जब पता चला कि उसके पिता खाना बनाने के शौकीन हैं तो सब मजाक बनाने लगे। आयुष ने पापा को ये सब करने के लिए साफ मना कर दिया। इस बात पर शर्मा जी को बहुत गुस्सा आया। वो बोले, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र हो गई है, तो क्या मैं अपने शौक़ छोड़ दूँ, अपनी खुशी से जीना छोड़ दूँ? आज तक मैंने तुम बच्चों के खातिर ही सब किया है, तुम्हारी खुशी के लिए ही जिया हूँ, पर अब आज मैं अपने लिए जीने चला तो तुम्हें शर्म आने लगी। मुझे क्या पसंद है क्या नहीं आज तक तो जानने की कोशिश नहीं की, फिर अब मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी नहीं कर सकते। मैं अपने तरह से अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा। पापा के ऐसे शब्द सुनकर आयुष सोचने पर मजबूर हो गया कि पापा सही तो बोल रहे हैं। माँ के जाने के बाद आज तक उन्होंने बच्चों के लिए तो सब कुछ किया है, और अगर उन्हें खाना बनाने का शौक़ है तो कुछ गलत नहीं है। किसी भी काम की उम्र नहीं होती। सब मन का वहम होता है कि उम्र हो गई है तो हमसे नहीं होगा, या इस उम्र में शोभा नहीं देता। आयुष ने पापा का सपोर्ट किया और दोनों के बीच के रिश्ते और मजबूत हो गए। शर्मा जी एक बेहतरीन कुक बनकर अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे थे। पति पत्नी और वो। पति अभी नहा ही रहा था कि तभी फ़ोन पर मैसेज टोन बजी। पत्नी मोबाइल के पास ही खड़ी थी। उसका ध्यान फ़ोन की तरफ गया। उसने सहज ही फ़ोन उठाकर मैसेज पढ़ा। हे गुड मॉर्निंग डियर। किसी बेबी का मैसेज था। पत्नी सोच में पड़ जाती है कि अब यह बेबी कौन है। तब तक पति भी नहाकर बाहर आ चुका था। पत्नी उसे किसी बेबी का मैसेज आया है बताती है। पति मुस्कुरा देता है, फ़ोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है, हे बेबी हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। इस रिप्लाई को पत्नी भी पढ़ती है। अब हर पल पत्नी के दिमाग में यही विचार कौंधता रहता है कि ये बेबी कौन है। शाम को पति घर आता है। पत्नी उससे पूछती है, ये बेबी कौन है। पति जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उन विचारों ने अभी तक पत्नी का पीछा नहीं छोड़ा था, और फिर से पति के मोबाइल पर फिर एक बार बेबी का मैसेज आता है। आज तो
मिलोगे कि नहीं? तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने आग में घी का काम किया। पत्नी का शक और भी ज़्यादा पक्का हो गया। बीच बीच में ऐसे मैसेजेस का आदान प्रदान होता रहता और पत्नी के मन में शक की जड़ें और गहरी होती गई। पति पूछने पर भी जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट दे देता और कुछ न कहता। यह शक गुस्सा बनकर तब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है जब एक दिन उसे अपने पति के जेब में सिनेमा की 2 टिकटें मिलती हैं। पत्नी अपने पति से बहुत झगड़ती है। पति उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। पति को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और यह झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में पति घर से बाहर निकल जाता है। पत्नी का गुस्सा पति से कई गुना ज़्यादा है। तुरंत वो अपना सारा सामान पैक करती है, एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और पति का घर छोड़कर चली जाती है। गुस्सा शांत होने पर जब पति घर वापस आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 10 दिन बीत जाते हैं और गांव के उस घर पर डोरबेल बजती है जहां पत्नी रहने चली गई है। पत्नी दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर 10 साल की एक छोटी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी है। वह पत्नी को वह चिट्ठी देती है। बच्ची से वह चिट्ठी लेकर पत्नी चिट्ठी खोलकर पढ़ती है। डियर वाइफ, जिस बेबी की वजह से हम दोनों में इतने झगड़े हुए और तुम हमारा घर छोड़कर यहाँ चली आई, यह बच्ची जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है वह वही बेबी है। अनाथ आश्रम की एक प्यारी सी बच्ची। इसी के साथ मैं बातें करता था, सिनेमा जाता था। पहली बार जब तुमने बेबी के बारे में पूछा था तो मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया था। सोचा था थोड़ा मजाक करता हूँ, देखता हूँ कि तुम कैसे रिएक्ट करती हो। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा शक इतना बढ़ जाएगा कि तुम घर ही छोड़ दोगी। हाँ, सबसे ज़रूरी बात, यह तो बेबी है, वह किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी है। रुको, अपने आप को संभालो और आगे की बात ध्यान से पढ़ो। हमारी शादी के 2 साल पहले की ये बात है। तुम अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। तुम्हारे प्रोफेसर ने नोट्स लेने के बहाने तुम्हें बुलाया था और तुम्हें चाय में नशीली दवा खिलाकर ना करने वाला काम किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन कुदरत ने अपना काम किया और तुम्हारे पेट में इस बेबी को डाल दिया। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी अबॉर्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से तुम्हें 6 महीने तक घर में ही रखा। तुम्हारे पिताजी खुद एक डॉक्टर हैं, इसीलिए यह बिन मांगा बच्चा बड़ी आसानी से बिना किसी को कानों कान खबर हुए इस दुनिया में आया। भविष्य में तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए तुम्हारे पिता ने इस बच्चे को गांव के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। यह बच्चा मतलब यही बेबी जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो इस बच्चे के गाल का वो तिल देख लो जो शायद तुमने उसे आखिरी बार रोते हुए देखा होगा, या फिर अपने पिताजी से पूछ लो। पत्नी जल्दी से उस बच्ची को पास में लेकर उसके गालों का तिल देखती है। उसका मन भर आता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अभी भी चिट्ठी बाकी है, इसीलिए वह आगे पढ़ती है।
मुझे पता है अभी भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह सब मुझे कैसे पता। तुम्हें बता दूं कि यह सब तुम्हारे खुद के पिता ने ही अपने मन में उठ रहे पश्चाताप को शांत करने के लिए शादी के 1 महीने पहले मुझसे मिलकर सारी बात मुझे बताई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो शादी से इनकार कर सकता हूँ। मैंने तो तुम्हें स्वीकार किया क्योंकि इस पूरी घटना में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और हमारी शादी हो गई। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन तुम्हारे पिता से बेबी के बारे में जानने के बाद मैं उसे मिले बिना रह नहीं पाया। मैं बीच बीच में उससे मिलता था। उससे मिलना, उसके साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कितनी प्यारी बच्ची, बिना किसी गलती के क्यों सज़ा भुगते। बस इसीलिए मैं उसे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करता था। बस मुझे इतना ही कहना था। अब अगर तुम फिर से अपने घर आकर मेरे साथ रहना चाहो, तब और सिर्फ तभी गैलरी में आ जाओ, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा डियर पति। बिना एक क्षण की भी देरी के पत्नी दौड़कर गैलरी में पहुंची और रास्ते पर उसका पति खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और पत्नी की आंखों में थे आंसू। कारण जो कुछ भी हो, पति पत्नी को एक दूसरे के बीच में किसी को भी थोड़ी सी भी जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन शक नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मन शांत रखो, जो भी मन में आए एक दूसरे को बताओ। दोस्तों, ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रजनी बचपन से ही अपने गांव में पली बड़ी। हमेशा से ही उसने गांव की ज़िंदगी देखी थी। उसके माँ बाप भी गांव में ही थे। रजनी को हमेशा लड़की होने का ताना मिलता था। उसके माँ बाप हों या फिर उसके कुछ रिश्तेदार, सभी लड़कों को ज़्यादा महत्व देते थे। इसीलिए रजनी को भी लगने लगा था कि लड़के जीवन में ज़्यादा महत्व रखते हैं। रजनी आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई बंद करा दी और उससे कहा, तुम्हारे भाइयों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमारा आखिरी तक साथ देंगे, तुम तो पराया धन हो। अब तो रजनी को भी लगने लगा था कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक दिन तो हद ही हो जाती है। जब रजनी अपने छोटे भाई राजू को लेकर खेत से वापस आ रही थी, सामने बनी सड़क पर जैसे ही रजनी राजू को लेकर आगे बढ़ती है, तो एक बाइक वाला सामने से आकर राजू को टक्कर मार देता है। रजनी तो बच जाती है, लेकिन राजू के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। वहाँ पर खड़े लोग जल्दी से राजू को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब रजनी के घर वालों को यह बात पता चलती है, तो पूरे घर में जैसे हल्ला मच जाता है। रजनी के घर वाले हॉस्पिटल पहुंचकर रजनी को हॉस्पिटल में ही खूब खरी खोटी सुनाते हैं। रजनी की माँ कहती है, सत्यानाश हो तेरा, जो तू राजू का ख्याल नहीं रख पाई। अगर मेरे राजू को कुछ भी होता तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ती। काश मेरे बेटे की जगह तेरा पैर टूट जाता। तू क्यों जिंदा है, तू क्यों नहीं मर गई। यह सारी बातें जैसे रजनी के दिल को तोड़ कर रख देती हैं। उसे पूरी तरह से यह एहसास हो जाता है कि लड़की होना एक अपराध है, लड़की नहीं होनी चाहिए। अब वह जब भी किसी लड़के को देखती तो अपने बारे में सोचती कि काश मैं भी एक लड़का होती तो मुझे भी महत्व मिलता। शुरू शुरू में रजनी को अपने लड़की होने पर सिर्फ अफसोस होता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसका वह दुख नफ़रत में बदल गया। अब उसको लड़कियों से सख्त नफ़रत हो गई थी। अब उसकी सोच भी औरों की तरह हो चुकी थी। वह चाहती है कि सबके घर सिर्फ लड़का ही जन्म ले।
उसको लगता है कि जिस घर में लड़की पैदा होती है वह घर मनहूस हो जाता है। बड़ी होने के बाद रजनी का एक ही सपना है कि उसकी शादी हो और उसका एक चांद सा बेटा पैदा हो। आज रजनी के लिए वह खास दिन आ ही जाता है, क्योंकि आज रजनी की शादी हो रही है। रजनी के माँ बाप ने उसके लिए एक अक्लमंद, होनहार और सरकारी नौकरी करने वाला लड़का ढूंढा है, जिसका नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र एक बहुत ही अच्छा और ऊंची सोच वाला इंसान है। सुरेंद्र और रजनी की सोच आपस में बिल्कुल नहीं मिलती। सुरेंद्र रजनी से बिल्कुल अलग है। सुरेंद्र से शादी होने के बाद रजनी बहुत खुश रहती है और सुरेंद्र से कहती है कि मुझे उस वक्त का इंतज़ार है जब हमारा एक प्यारा सा चांद सा बेटा हो। इस पर सुरेंद्र रजनी से कहता है कि लड़का हो या लड़की, बच्चे तो हमारे ही होंगे ना, मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। हाँ, लेकिन अगर बेटी पैदा हो जाए तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी। सुरेंद्र की ऐसी बातों से रजनी को बहुत गुस्सा आता है और वह सुरेंद्र से बहस करती है कि उसे लड़का ही पैदा होगा। सुरेंद्र रजनी के ऐसे बर्ताव को पसंद नहीं करता, लेकिन बात ज़्यादा आगे न बढ़े इसीलिए वह चुप हो जाता है। कुछ समय बाद रजनी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे लड़का पैदा होने का इंतज़ार रहता है। उसका लड़का ही पैदा हो, इसके लिए वह हर जद्दोजहद करती है, यहाँ तक कि वह ढोंगी बाबा तक के पास भी जाती है। रजनी की इन हरकतों से सुरेंद्र उसे नोटिस कर लेता है और उसको अंधविश्वास वाली चीज़ों से दूर रहने को कहता है, लेकिन रजनी सुरेंद्र की एक भी बात नहीं मानती और छुप छुप कर ऐसी चीज़ें करती रहती है। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती, वह जो चाहेगा वही होगा। रजनी की इतनी कोशिशों के बाद भी उसे लड़की पैदा होती है। बेटी पैदा होने से रजनी का पति सुरेंद्र तो बहुत खुश रहता है, लेकिन रजनी अपनी बेटी को गोद में लेना तो दूर, उसका चेहरा भी नहीं देखती। हॉस्पिटल में नर्स रजनी से कहती है, मुबारक हो, आपको बहुत ही प्यारी सी बेटी हुई है। तो रजनी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि बेटी नहीं, मनहूस पैदा हुई है। नर्स रजनी के ऐसे बर्ताव से डर जाती है और रूम से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सुरेंद्र रजनी के रूम में जाता है और खुशी से अपनी बेटी को गोद में लेकर रजनी के करीब जाता है और रजनी का धन्यवाद करता है कि उसने इतनी प्यारी बेटी पैदा की। रजनी गुस्से से मुंह मोड़ लेती है और सुरेंद्र से कहती है, रखो तुम अपनी बेटी अपने पास, मुझे तो बेटा चाहिए था, बेटी नहीं। रजनी के ऐसे व्यवहार से सुरेंद्र को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन सुरेंद्र अपने गुस्से को पी जाता है और रजनी को समझाता है कि बेटी हुई है तो क्या हुआ, है तो वो हमारा ही खून ना। अगर हम अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो फिर दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे। सुरेंद्र के इतना समझाने के बाद भी रजनी उसकी एक नहीं मानती और न ही अपनी बेटी को अपना दूध पिलाती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सुरेंद्र रजनी को घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद वह रजनी से कहता है कि अब बहुत हो चुका तुम्हारा, तुम मेरी बेटी को अपना दूध पिलाओ। डॉक्टर ने कहा है कि बच्ची की सेहत के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। रजनी सुरेंद्र की बात नहीं मानती और कहती है, मैं किसी भी कीमत पर इस मनहूस को अपना दूध नहीं पिलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वह रजनी को धमकी देता है, अगर तुम मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगा। सुरेंद्र के इस तरह धमकाने से रजनी थोड़ा डर सी जाती है और अपनी बेटी को दूध पिलाने के लिए
राज़ी हो जाती है। दूध पिलाने के बाद भी रजनी को अपनी बेटी पर थोड़ी भी मोहब्बत नहीं आती। 4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन रजनी को अभी भी अपनी बेटी पर प्यार नहीं आया। वह मन ही मन ये सोचती थी कि काश ये मर जाए। अगर सुरेंद्र का डर नहीं होता तो शायद रजनी अपनी ही बेटी का गला घोट कर ही उसे मार देती, लेकिन पति की दी हुई धमकी उसे याद रहती है। वह ऐसा मौका तलाश कर रही थी जिससे उसकी बच्ची भी मर जाए और उसका इल्ज़ाम भी उस पर नहीं आए। और एक दिन उसे यह मौका मिल ही जाता है जब उसकी बुआ उससे मिलने आती है। रजनी की बुआ बच्ची से मिलकर बहुत खुश होती हैं और रजनी से उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहती हैं। रजनी की बुआ रजनी से कहती है, सर्दी का दिन है, तुम अपना और बच्ची का खास ख्याल रखो। अभी कुछ ही दिन हुए हैं बच्ची को की पैदाइश को। तुम्हारा और बच्ची दोनों का बदन कमज़ोर है, इसीलिए ठंड से बचना। अगर तुम ठंड से बचोगी तो बच्ची के लिए भी अच्छा होगा। अगर तुम्हें ठंड लगी तो बच्ची को भी ठंड लग जाएगी, क्योंकि वह तुम्हारा दूध पीती है। रजनी पहले तो बुआ की बातें सुनकर मन ही मन गुस्सा करती है, लेकिन फिर बाद में कुछ सोचकर थोड़ा मुस्कुराती है। रजनी को मौका मिल जाता है अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने का। वह मन ही मन सोचती है, क्यों ना मैं ठंड से बचने के बजाय ठंड के करीब जाऊं ताकि मुझे सर्दी हो जाए, और जब मैं बच्ची को दूध पिलाऊं तो उससे नुकसान पहुंचकर वह मर जाए। रजनी अपना पूरा मन बना लेती है ऐसा करने का, और सुबह होते ही 5 बजे सर्दी में ठंडे ठंडे पानी से वह नहा लेती है। उसके बाद बाहर खेतों में वह ठंडी ठंडी हवा में काफ़ी देर तक टहलती है। फिर वह घर आती है, बच्ची को दूध पिलाती है और अमरूद खाने के बाद शाम को वह फिर ठंडी हवा में बाहर टहलने निकल जाती है। रात में जब वह अपने बिस्तर पर लेटती है तो रजनी की हालत खराब हो जाती है। वह बुखार में जलती रहती है और जैसे ही वह अपने पति को कुछ इशारा करने जाती है, अचानक से वह दम तोड़ देती है। इस तरह रजनी अपनी जान गंवा बैठती है। अपनी बेटी को जान से मारने की साजिश रचते रचते रजनी खुद मौत को गले लगा लेती है। वहीं उसकी बच्ची बिल्कुल सही सलामत और ज़िंदा रहती है। इस सच्ची कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। इसके अलावा बेटी से नफ़रत करने वालों का अंजाम क्या होता है वह रजनी की मौत से साबित हो गया। जब बात बेटी की आती है तो ईश्वर भी बेटी का ही साथ देता है, क्योंकि बेटी बोझ नहीं, ईश्वर का वरदान होती है। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।